नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 अर्थशास्त्र। आपकी किताब का नाम क्या है? आर्थिक विकास की समझ। और उसमें हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। और इसमें हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और उसे देख लें। तो देखिएगा, हम लोग जो पढ़ चुके हैं, हम लोग पहले मूलभूत जो शब्द हैं इसमें, यानी जो कुछ शब्द आएंगे उसके बारे में डिस्कस किए थे पिछले वीडियो में। जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां। और इससे आपको बताया गया था कि वे कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन इकाइयां स्थापित करती हैं और नियंत्रण स्थापित करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बाद हमने देखा था निवेश। क्या देखा था? निवेश, इन्वेस्टमेंट। तो हम धन अर्जन के लिए जहां पैसा लगाते हैं उसे निवेश कहा जाता है। आय अर्जन के लिए आप जहां पैसा लगाते हैं उसे क्या कहा जाता है? निवेश कहलाता है वह। और निवेश के बाद हम लोग देखे थे परिसंपत्ति, एसेट्स, परिसंपत्ति। तो परिसंपत्ति क्या होती है? तो जब हम निवेश करते हैं तो हम कोई ना कोई वस्तु खरीदते हैं। तो जिस वस्तु को हम खरीद रहे हैं वह वस्तु क्या कहलाती है? परिसंपत्ति कहलाती है। फिर हमने देखा था विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार, तो विदेशी व्यापार का मतलब क्या है? विश्व के किन्हीं दो देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान या लेन देन क्या कहलाता है? विदेशी व्यापार कहलाता है। ठीक है। और इसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा था? आयात और निर्यात। आयात व निर्यात, तो किसी देश से वस्तुओं को मंगाना उसे हम कहते हैं आयात, और अपने देश से वस्तुओं को किसी अन्य देश में यानी बाहर भेजना उसे हम कहते हैं निर्यात। यानी इंपोर्ट इसको कहते हैं और इसे बोलते हैं एक्सपोर्ट। तो यह सब हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। हम आगे बढ़ते हुए शुरू करते हैं वैश्वीकरण। और वैश्वीकरण से पहले हम लोग कुछ बातें जानते हैं। जैसे भारत में आर्थिक सुधार हुआ था। देखिए, आर्थिक सुधार भारत में, कहां पर? भारत में। यह कब हुआ था? 1991 में। किसके प्रयासों से? डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रयासों से। डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रयासों से 1991 में भारत में आर्थिक सुधार हुए थे। और इस आर्थिक सुधार के 3 अंग हैं। 3 अंग हैं। सबसे पहला एक अंग आ जाएगा वैश्वीकरण। क्या आ जाएगा? वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, जो कि चैप्टर में पढ़ना है। एक आ जाएगा उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। और तीसरा आ जाएगा निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। तो आपको यहां पर आपकी किताब में जो पढ़ना है, आपको केवल 2 अंग पढ़ने इसके, वैश्वीकरण और उदारीकरण। वैश्वीकरण और उदारीकरण अगर हम सरल शब्दों में समझें तो परस्पर जो विश्व के बाजार हैं आपस में जुड़ रहे हैं, या 2 देश या 2 से अधिक देश आपस में, विश्व के सभी देश आपस में परस्पर क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण, तो विश्व के बाजारों का मिलना या विश्व के देशों का क्या होना? परस्पर संबंधित होना। और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया, आपको पिछले वीडियो में एकीकरण समझाया गया था कि जब बाजारों के बीच आदान प्रदान, विश्व के बाजारों के बीच आदान प्रदान होता है तो हम उसे कहते हैं क्या? एकीकरण। ठीक है। आगे देखिए, फिर है उदारीकरण। अगर हम व्यापार के नियमों को सरल कर दें, यानी कि हमारे देश में आयात सस्ता हो जाए, निर्यात सस्ता हो जाए, हम इसे कहते हैं उदारीकरण। अभी हम समझेंगे इसको आगे। यहां पे समझिए कि अगर कोई देश व्यापार करना चाहता है और हमारे देश में मान लेते हैं यह हम है, भारत है, ठीक है, और यह मान लेते हैं कोई कंट्री है, नाम रख देते हैं इसका ए। यह अपनी सामान हमारे यहाँ भेजना चाहता है। अगर हम टैक्स लगा दें इसके सामान पर तो इसका मूल्य क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। और इसका मूल्य बढ़ जाएगा तो भारत में जल्दी कोई सामान खरीदेगा नहीं। अगर हम यह टैक्स हटा दें तो इसका सामान क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा। अगर यह सामान सस्ता हो जाए तो भारत में ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदेंगे। इसे कहते हैं उदारीकरण, यानी टैक्स को हटाने की प्रक्रिया। इसे अवरोध कहा जाता है। इसे व्यापार अवरोध कहा जाता है। तो व्यापार अवरोधकों को कम करना या प्रतिबंधों को कम करना हम कहते हैं उदारीकरण। फिर निजीकरण क्या है? प्राइवेटाइजेशन। निजीकरण से शब्द से ही स्पष्ट है, निजी लोगों के हाथ में जो सरकारी चीजें हैं उसे धीरे धीरे निजी लोगों के हाथ में रखना, इसे कहते हैं प्राइवेटाइजेशन, यानी कि निजीकरण। जैसे कोई सरकारी कंपनी, इस समय रेलवे का क्या चल रहा है? निजीकरण चल रहा है। वर्तमान में भारत सरकार जो है वह रेलवे के निजीकरण पर ध्यान लगाए हुए है।
यह क्या हो रहा है? तो निजीकरण, यानी कि सरकारी क्षेत्र जो है, सरकारी जो योजनाएं हैं या सरकारी क्षेत्र जो हैं उसमें निजी व्यक्तियों का प्रवेश जो है उसे निजीकरण कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं वैश्वीकरण से। तो आप समझ गए होंगे भारत में आर्थिक सुधार कब लाया गया? 1991 में, और इसीलिए हमें क्या पढ़ना है? वैश्वीकरण और उदारीकरण इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, अगर आप लोग 11th की इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें यह तीनों रिफॉर्म्स जो वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण है, तीनों एक साथ मिलेंगे आपको। ठीक है, यहाँ पे दो ही पढ़ना है आपको। तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहली हेडिंग आपकी आज की हो जाएगी वैश्वीकरण। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो अभी यहां पे समझिए पहले, तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? तो विश्व के देशों के बीच, विश्व के देशों के बीच परस्पर संबंध व तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया, तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। वैश्वीकरण कहलाती है। आई होगी बात समझ में? विश्व के देशों के बीच परस्पर संबंध व तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। इसके द्वारा, इसके परिणाम स्वरूप विश्व के देशों के बीच, विश्व के देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं का लेन देन बढ़ता है। लेन देन बढ़ता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है, और यह प्रतिस्पर्धा के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो अभी देखिए, सबसे पहले यह जान लीजिए कि मान लेते हैं यहां पे एक कोई देश ए है और यह कोई देश बी है। अब यहां पे देखिएगा, यह ए देश है, यह अपना व्यापार केवल अपने देश में कर रहा है, और यह बी देश है, अपना व्यापार केवल अपने ही देश में कर रहा है। अगर यह दोनों आपस में व्यापार करने लगे, वस्तुओं का आदान प्रदान या सेवाओं का आदान प्रदान करने लगे, तो हम कहेंगे इसे क्या? वैश्वीकरण धीरे धीरे आ रहा है। तो इसी प्रकार विश्व के सभी देश आज जुड़े हुए हैं, सभी देश एक दूसरे से व्यापार कर रहे हैं। अमेरिका से भारत हथियार भी मंगा लेता है, रसिया से भी मंगा लेता है, तेल भी। जो ओपेक कंट्रीज हैं जिन्हें कहा जाता है, जहां जो सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, ये सभी क्या कहलाते हैं? तेल उत्पादक देश कहलाते हैं। तो वहां से तेल मंगा रहा है भारत, और भारत अपनी सामानों को, जो बना बनाया सामान है या फिर कृषि के जो उत्पाद हैं, उन्हें बाहर बेचता है। ठीक है, बाहर भेजता है। जैसे आप जानते होंगे कि जो ड्राई फ्रूट होते हैं, जो शुष्क फल होते हैं, यानी काजू है, बादाम है, किशमिश है, छुहाड़ा है, यह सभी भारत बाहर भेजता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं? भारत का व्यापार केवल भारत में ही नहीं है, भारत के बाहर भी है। यह किसका परिणाम है? वैश्वीकरण का है। आज टाटा मोटर्स जो है वह कार जब बनाती है तो वह केवल भारत में नहीं बेचती है, वह भारत के बाहर भी बेचती है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो टाटा मोटर्स है उसकी कारें आज भारत के बाहर क्यों जा रही हैं? क्योंकि वैश्वीकरण का परिणाम है। तो यह वैश्वीकरण भारत में कब अपनाया गया? 1991 में। 1991 में। उदारीकरण भी 1991 में, निजीकरण 1991 में। इसे पूर्णतः कहा जाता है, तीनों को मिलाकर, आर्थिक सुधार। ठीक है, तो अब देखेंगे हम यहां पे इसे संभव किन कारणों ने बनाया। तो यहां पे रहेगा आपको अगली हेडिंग, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। एक चीज और याद रखिएगा कि जैसे भारत बाहर सामान बेचता है, वैसे भारत में भी बाहर से सामान आते हैं। याद रखेंगे, जैसे चाइना से हम बहुत से खिलौने मंगवाते हैं, मोबाइल फोन्स चाइना से आते हैं, तो यह सभी क्या है? बाहर से भी आ रहा है। तो यह वैश्वीकरण का ही क्या है? परिणाम है।
तो वैश्वीकरण को सफल बनाने वाले कारक कौन है या संभव बनाने वाले कारक कौन है? तो सबसे पहला हो जाएगा परिवहन सेवाओं का, कोष्टक में लिख लेंगे जैसे रेलवे, वायुयान आदि का तीव्र विकास। ठीक है, जहाज, देखिए पानी वाली जहाज भी शामिल कर सकते हैं तो रहेगी ही, क्योंकि ज्यादातर सामान जो होता है निर्यात होता है या आयात होता है वह पानी की जहाजों से ही होता है। ठीक है, वायुयान की तुलना में उससे कई गुना ज्यादा सामान एक बार में ढोया जाता है। आप लोग साउथ की मूवीज में या फिर हॉलीवुड की मूवीज में आप देखते होंगे कंटेनर पड़े रहते हैं बंदरगाहों पर, उनमें सामान भर कर ले जाया जाता है और ले जाया जाता है। तो आप देखेंगे तो परिवहन सुविधाएं का तीव्र विकास होगा तो देश में व्यापार क्या होंगे, बढ़ेंगे। देश में क्या, देश के बाहर व्यापार बढ़ेंगे, जो कि क्या, किसको लेके चलेंगे, वैश्वीकरण को लेकर चलेंगे। तो यहां तक बात समझ में आई होगी कि परिवहन सेवाएं जब विकसित होंगी, रेलवे का विकास होगा, वायुयान का विकास होगा, तो वैश्वीकरण को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। आगे देखिए, एक अन्य कारण जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कारण है किसका, वैश्वीकरण का, सूचना एवं प्रौद्योगिकी जैसे टेलीविजन, इंटरनेट, टेलीफोन आदि का तीव्र विकास। तो यहां पे आप देखिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी जो है, इसकी सेवाएं इतनी तेजी से डेवलप हुई हैं कि आज हम कहीं की जानकारी कहीं बैठे प्राप्त कर सकते हैं। हमें कोई सूचना कहीं से मंगवानी है तो हम फैक्स के द्वारा मंगवा लेते हैं, इंटरनेट के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। हमें विश्व के किसी भी जगह की कोई न्यूज चाहिए तो हम इंटरनेट द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। टेलीविजन द्वारा हम देश में या विदेशों में क्या चल रहा है वे देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास कई माध्यम हो गए हैं वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के। तो वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो एक बार देख लीजिएगा। परिवहन सेवाएं जैसे रेलवे, वायुयान आदि का तीव्र विकास, सूचना एवं प्रौद्योगिकी जैसे इंटरनेट, टीवी, टेलीफोन आदि का तीव्र विकास। तो यहाँ पे हम देखेंगे वैश्वीकरण क्या हुआ। तो यहाँ पे आपने वैश्वीकरण को देखा, एक बार परिभाषा फिर से देख लीजिए। विश्व के देशों के बीच परस्पर संबंध व तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप विश्व के देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं का लेन देन बढ़ता है, इससे लेन देन बढ़ता है। फिर ये रहे कारक, ठीक है, आप इसे उतार लीजिए, फिर हम उदारीकरण की बात करते हैं। अब आइए देखते हैं अगला टॉपिक, उदारीकरण। ठीक है, तो आइए देखते हैं उदारीकरण। उदारीकरण को अंग्रेजी में कहा जाता है लिबरलाइजेशन। ठीक है, लिबरलाइजेशन। और यहां पे देखिए, सबसे पहले बात यह है कि मान लेते हैं यहां पे कोई देश है, अब भारत ही मान लेते हैं, और यहां पर मान लेते हैं कोई अन्य देश। अब समझिए यहां पे बात को। अब पहले जब भारत आजाद हुआ, आजादी के समय धीरे धीरे आजादी के समय या आजादी के बाद की बात करें, आजादी के तुरंत बाद की बात करें, आजादी के तुरंत बाद की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं भारत में उद्योगों का उदय हो रहा था। उद्योगों का क्या हो रहा था, उदय। ठीक है, कपड़ा उद्योग, सीमेंट उद्योग, ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे ऑटोमोबाइल उद्योग का धीरे धीरे उदय हो रहा था। अगर हम अन्य देश को अपने देश में व्यापार करने की सुविधा देते हैं, यानी टैक्स नहीं लगाते, या यदि टैक्स, हमने अभी बोला था कि क्या करते हैं, अवरोधक का काम, तो इन्हें कहा जाता है अवरोधक कहा जाता है। तो अगर हम अवरोधक ना लगाते तो हमारे जो उद्योग हैं वह पनप नहीं पाते, यानी कि अन्य देश से सामान हम सस्ते में पा जाते। ठीक है, तो हमारे उद्योगों का विकास नहीं हो पाता। अब जहां पहले से ही उत्पादन हो रहा है, बड़े बड़े स्तर पे उत्पादन हो रहा है, वहां वस्तुएं सस्ती पड़ेंगी। और जहां आप नया नया उत्पादन शुरू किए हैं, वहां पे आपको आप सामान जब बेचेंगे तो महंगा बिकेगा। नया नया जब भी कोई उद्योग स्थापित होता है, उसके द्वारा सामानों को महंगा बेचना पड़ता है,
ठीक है, क्योंकि उसमें उत्पादन लागत जो लगती है वह काफी ज्यादा होती है। जब बड़े स्तर पे उत्पादन होने लगता है तो वहां पे फिर उत्पादन लागत कम हो जाती है, यानी आपको उत्पादन करने में जो पैसा लगाना पड़ रहा है वो कम लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत जब शुरू में आजाद हुआ, जब भारत आजाद हुआ तो उसने उद्योगों के उदय के लिए अवरोधक लगाया, यानी बाहर से व्यापार को बंद कर दिया, बाहर से होने वाले व्यापार को क्या कर दिया, बंद कर दिया। और ज्यादातर क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया, हाई टैक्स लगा दिए, उच्च टैक्स लगा दिए, ठीक है, कर लगा दिया। और इससे क्या होने लगा, जो भारत के उद्योग थे, इनका जो उद्योगों का विकास था तेजी से होने लगा। क्यों? क्योंकि इनके सामान महंगे थे, फिर भी बिकेंगे, क्योंकि इनका जब सामान हम टैक्स लगा दे रहे हैं तो इनका सामान और महंगा हो जा रहा है, या फिर हम इसको प्रतिबंधित कर दे रहे हैं तो आएगा ही नहीं, तो यही खरीदना पड़ेगा। तो यहां से फिर भारतीय उद्योगों का क्या हो जाएगा, तेजी से विकास होगा। तो इसे कहा जाता है, अगर हम इस अवरोधक को धीरे धीरे समाप्त कर दें तो हम इसे कहते हैं उदारीकरण। अब यह जब शुरुआती दौर था तो यह आवश्यक था, लेकिन अब उद्योगों का जब विकास हो गया, अगर यह उद्योग विकसित हो गए तो बाजार को खोल देना ही अच्छा था, यानी उदारीकरण कर देना। यानी अब भारत के अंदर विदेशों से व्यापारी जो हैं आ सकते थे, अपने सामान को बेच सकते थे। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा गया, उदारीकरण। और यह क्यों हुआ, क्योंकि अब जो उद्योग हमारे पनप चुके थे, अब उनको प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिल जाए बाहर से, तो ताकि उनके प्रदर्शन में क्या हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। ठीक है, तो उदारीकरण की प्रक्रिया समझ में आई होगी। तो आइए लिख लेते हैं इसको। देखिए, किसी देश की सरकार द्वारा, किसी देश की सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों व व्यापार प्रतिबंधों को बहुत कम कर देना, या हटा देना उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण कहलाता है। ठीक है, तो देखिएगा, किसी देश की सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों, वही जो कर लग रहा है, टैक्स जो लग रहा है, उन्हें कम कर देना, या कहीं पर व्यापार बंद है किसी देश से, उस व्यापार को चालू कर देना, प्रतिबंधों को बहुत कम कर देना, अवरोधकों या प्रतिबंधों को बहुत कम कर देना, या फिर हटा देना, यानी मुक्त व्यापार इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, मुक्त व्यापार कहते हैं। ठीक है, फ्री ट्रेड बोलते हैं, फ्री ट्रेड। अगर आपने एकदम से हटा दिया तो उसे बोलते हैं फ्री ट्रेड। अगर आपने कोई टैक्स नहीं लगाया है तो वह फ्री ट्रेड कहलाता है। इसी नीति को हम कहते हैं उदारीकरण। ठीक है, इसे कहते हैं क्या, उदारीकरण। इसके द्वारा या इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, विदेशी व्यापार व, अगर आपने उदारीकरण कर दिया तो आपके देश में पैसा लगाने वाले भी आ जाएंगे, यानी निवेश करने वाले आ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, विदेशी निवेश। तो विदेशी व्यापार व विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलता है, विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, देखिए, किसी देश की सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों व व्यापार प्रतिबंधों को कम कर देना या फिर हटा देना क्या कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है। इसके परिणाम स्वरूप विदेशी व्यापार व विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलता है। संबंधित देश में विदेशी व्यापार व विदेशी निवेश को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं भारत में। भारत में उदारीकरण, भारत में उदारीकरण। अब आइए समझते हैं। अभी हमने बताया कि जब भारत आजाद हुआ तो अपने उद्योगों को संरक्षण देने के लिए, जो कि अभी उदित हो रहे थे, अभी नए नए लगाए गए थे, उन्हें संरक्षण देने के लिए क्या कर दिया गया, व्यापार को प्रतिबंधित किया गया, दूसरे देशों से व्यापार पर टैक्स लगाया गया, यानी बाहर से व्यापार को रोका गया। तो इसे कहते हैं संरक्षण की नीति। और प्रारंभिक अवस्था में कोई भी उद्योग होगा उसे संरक्षण देना होता है।
अगर आपके घर में कोई दुकान खुलती है तो आप उससे अगर फ्री में सामान ले लेके उसका कंजम्पशन करेंगे यानी उपभोग करेंगे तो वह दुकान कभी चल पाएगी? कभी नहीं चल पाएगी। तो अगर आपके घर कोई दुकान खुलती है तो सबसे पहले आपको भी सामान लेना है तो उसमें पैसा रखना पड़ता है, इससे दुकान विकसित होती है यानी आगे बढ़ती है। इसे कहते हैं संरक्षण। क्या बोलते हैं? संरक्षण। तो इसी प्रकार उदारीकरण, जो हमारे भारतीय उद्योग थे उनको संरक्षण देने के लिए हमने उदारीकरण की नीति को नहीं अपनाया, हमने कठोर नीति को अपनाया, हमने बाहर से व्यापार को बंद रखा था। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, यहां पे देख सकते हैं, देखिए आजादी के बाद आजादी के बाद 1950 व 1960 के दशक में भारत में उद्योगों की स्थापना हो रही थी। उद्योगों की स्थापना हो रही थी जिन्हें संरक्षण देने के लिए भारत सरकार ने बाहरी देशों से होने वाले व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया था। ठीक है, देखिए सबसे पहले भूमिका क्या है इसकी भारत में उदारीकरण की। आजादी के बाद 1950-1960 के दशक में भारत में उद्योगों की स्थापना हो रही थी जिन्हें संरक्षण देने के लिए भारत सरकार ने क्या कर दिया था? बाहरी देशों से होने वाले व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया था। ठीक है, अब देखिए तो भारत में फिर उदारीकरण लाया क्यों गया? अब जब उद्योग आपके विकसित हो गए तो उनका प्रदर्शन ठीक हो जाए, इसलिए क्या किया गया? उदारीकरण को लाया गया। भारत में 1991 ईस्वी में 1991 में आर्थिक सुधारों के तहत उदारीकरण की नीति अपनाई गई। उदारीकरण की नीति अपनाई गई जिसका उद्देश्य यह था कि भारतीय उत्पादक विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। ठीक है, तो देखिएगा भारत में 1991 में आर्थिक सुधारों के तहत, यहां तहज नहीं है, तहत उदारीकरण की नीति को अपनाया गया। उदारीकरण की नीति को अपनाया गया या उदारीकरण की नीति की यहां पे एक बार फिर से देख लीजिए। भारत में 1991 में आर्थिक सुधारों के तहत उदारीकरण की नीति अपनाई गई जिसका उद्देश्य यह था कि भारतीय उत्पादक विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा कर सके और उनके प्रदर्शन में सुधार हो सके। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लीजिए पूरा। तो यहां पे उदारीकरण की नीति क्या है? तो किसी देश द्वारा अपने जो वह व्यापार अवरोधक लगाई है या फिर व्यापार को प्रतिबंधित की है उसे बहुत कम कर देना या फिर क्या करना, उसे हटा देना, उदारीकरण कहलाता है। ठीक है,
भारत में उदारीकरण कब आया? तो 1991 में आया, एलपीजी सुधारों के तहत आया। हमने अभी बात की थी, तीनों सुधारों को एक साथ क्या कहा जाता है? एलपीजी सुधार कहा जाता है। तो ये जो आर्थिक सुधार हैं, जिन्हें हम आर्थिक सुधारों के नाम से जानते हैं, कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे आर्थिक सुधार, यह देखिए, इसे कहा जाता है एलपीजी सुधार। इसी आर्थिक सुधार को कहा जाता है एलपीजी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि लिबरलाइजेशन उदारीकरण, और प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण। ठीक है, तो ये तीनों सुधारों को मिला के कहते हैं एलपीजी सुधार, या कहते हैं आर्थिक सुधार। 1991 में अपनाया गया। उसके पहले क्यों नहीं अपनाया गया? उसके कारण यह बताए गए हैं भूमिका में। आजादी के बाद 1950 व 60 के दशक में भारत में उद्योगों की स्थापना हो रही थी, जिन्हें संरक्षण देने के लिए भारत सरकार ने बाहरी देशों से होने वाले व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया था। लेकिन हाँ, प्रतिबंधित करने के बाद भी जो भारत है वह बाहर से मशीनों का आयात कर रहा था, उर्वरकों का आयात कर रहा था। खेती को बढ़ाना था तो उर्वरक भारत में बन नहीं रहे थे, क्योंकि उतनी फैक्ट्रियां नहीं थी उर्वरक की स्थापित हो रही थी। तो अब खेती को बढ़ाने के लिए, जनसंख्या ज़्यादा हो रही थी, तो खेती को बढ़ाने के लिए यानी कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत ने उर्वरकों का आयात जारी रखा, और क्या रखा? मशीनों का आयात जारी रखा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ज़्यादातर क्या था, उद्योगों को संरक्षण देने के लिए निर्यात पर क्या लगाया, आयात पर क्या लगाया गया था? प्रतिबंध लगाया गया था। और इसके बाद लेकिन 1991 में आते आते हमारे देश के जो उद्योग हैं वह विकसित हो गए थे। ठीक है, वह ज़्यादातर पूर्ण रूप से विकसित हो गए थे। जैसे टाटा मोटर्स का पूरा नाम हो चुका था। ठीक है, और भी कई इसी प्रकार की कंपनीज हैं। जैसे आप इन्फोसिस का नाम सुने होंगे, इसका पूर्ण रूप से विकास हो चुका था। आईटी कंपनी है इन्फोसिस। ठीक है, और फिर इसके तहत क्या हुआ? फिर हमने देखा कि 1991 में अपनाया गया। क्यों? क्योंकि हमारे देश के उद्योग विकसित हो चुके थे काफ़ी ज़्यादा, इसलिए, जिसका उद्देश्य क्या था? भारतीय उत्पादक विश्व के उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें और उनके प्रदर्शन में सुधार हो सके। और इस तरह से भारतीय उत्पादकों को सुधार क्या हुआ? धीरे धीरे भारतीय उत्पादक जो थे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभर गए। जो यानी भारतीय कंपनियां थी वह बहुराष्ट्रीय कंपनियों का रूप धीरे धीरे लेने लगी। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आपको शुरू में ही बताया गया था, पिछले वीडियो में भी बताया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले यहां तक उतार लीजिए। अब आइए देखते हैं आगे। अब अगला टॉपिक है आपके पास WTO। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी में नाम है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना होती है 1195 यानी 1 जनवरी 1995 में स्थापना होती है। ठीक है, किस लिए होती है? तो वैश्विक व्यापार को रेगुलेट करने के लिए, नियमित करने के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं विश्व व्यापार संगठन। तो आप अपनी अगली हेडिंग बना लीजिए, विश्व व्यापार संगठन। शॉर्ट में इसे कहते हैं WTO। WTO, ठीक है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं स्थापना कब हुई, यह याद कर लीजिएगा, बहुविकल्पी में पूछता है। 1195, 1995 यानी 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995। और इसके सदस्य कितने हैं वर्तमान में? सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में 164 सदस्य देश हैं। 164 सदस्य देश हैं। भारत भी शामिल है, भारत भी सदस्य। ठीक है, 164 में एक देश कौन है? भारत है। तो याद रखें, स्थापना 1 जनवरी 1995 को होती है। सदस्य देशों की संख्या 164 है। ठीक है, और भारत भी इसका एक क्या है? सदस्य है। अब यह किस लिए स्थापित किया गया? तो यहां नाम से यह स्पष्ट है, विश्व व्यापार संगठन है। तो इसके जो सदस्य देश होंगे उनके व्यापार को नियमित करने के लिए इसकी स्थापना हुई। तो देखिएगा, विश्व व्यापार को नियमित व नियंत्रित करने के लिए, WTO की स्थापना की गई। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ? तो WTO का स्थापना क्यों हुआ है? विश्व व्यापार को नियमित व नियंत्रित करने के लिए WTO की स्थापना की गई। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं WTO के कार्य क्या हैं। WTO कार्य कौन कौन सा करता है? तो सबसे पहले
ऐसा वातावरण निर्मित करेगा कि जिससे विश्व व्यापार क्या हो, बढ़े, वैश्विक व्यापार का क्या हो, बढ़ावा मिले। तो वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना, वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना, वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना। और क्या है, तो यह ना निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देता है। तो आप लिख सकते हैं निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देना, पारदर्शी जिसे कह सकते हैं, निष्पक्ष या पारदर्शी, पारदर्शी व्यापार को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। तीसरा, अगर किन्हीं दो देशों के बीच व्यापारिक विवाद होता है तो उनका क्या करना, समाधान करना। तो व्यापारिक विवादों का समाधान करना, व्यापारिक विवादों का समाधान करना। समाधान करना। और क्या हो सकता है, व्यापारिक विवादों का समाधान करना। और आप लिख सकते हैं समग्र विकास को बढ़ावा देना, या समावेशी, या फिर सतत लिख सकते हैं, सतत विकास को बढ़ावा देना, सतत विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, इस तरह से आप वैश्विक यानी विश्व व्यापार संगठन के कार्य देख सकते हैं। और भी कार्य हैं, तो यहां पर इतना बहुत है आपके लिए। अगर क्वेश्चन बनता है तो आएगा विश्व व्यापार संगठन क्या होता है, इसकी स्थापना क्यों की गई और इसके क्या क्या कार्य हैं, तो आप इतना लिख देंगे। ठीक है, तो यह आपका विश्व व्यापार संगठन रहा। स्थापना कब होती है, 1/1/95 यानी 1 जनवरी 1995। सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 1964 है, 1964 सॉरी 164 है। भारत भी इसका एक क्या है, सदस्य है। इसको क्यों स्थापित किया गया, विश्व व्यापार को नियमित व नियंत्रित करने के लिए WTO की स्थापना की गई। ठीक है, तो क्या है, कार्य क्या है, वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना, वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना, निष्पक्ष या पारदर्शी व्यापार को बढ़ावा देना, और व्यापारिक विवादों का समाधान करना, सतत विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, तो यह इसके कार्य रहे। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि विश्व व्यापार जो संगठन है, यह विकसित देशों के पक्ष में झुका हुआ नजर आता है। यानी विकसित देशों ने ही इसकी स्थापना के लिए क्या की थी, पहल की थी। और इसलिए यह देखा जाता है कि विकसित देशों का इसमें प्रतिभाग बड़े स्तर पर देखने को मिलता है, और वे एक अपने तरह से इसे नियंत्रित करना चाहते हैं। ठीक है, तो यह विश्व व्यापार संगठन की कुछ कमियां हैं। ठीक है, लेकिन तो भी हम कहेंगे यह नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। विकासशील देशों के लिए यह थोड़ा सा रियायत नहीं, कम बरतता है। विकसित देश अपने हिसाब से इसको चलाते हैं फिर। ठीक है, तो कमियां हैं इसकी, लेकिन आप यह बताएंगे। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए। अब आइए देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभाव। तो आइए समझते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभाव। तो आपको जानना है कि दोनों प्रभाव पड़ेंगे, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ेंगे। तो आइए दोनों को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभाव, वैश्वीकरण के प्रभाव। तो आपके पास दोनों प्रभाव मिलेंगे, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। तो सबसे पहले हम सकारात्मक प्रभावों की बात कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम करेंगे नकारात्मक प्रभाव की बात। तो यहां पे देखिएगा सकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव। तो बताइए सकारात्मक प्रभाव कौन कौन से देखने को मिलेंगे। देखिए, जब आप वैश्वीकरण के क्षेत्र में जाएंगे तो आप अपने बाजार को विश्व के बाजारों के लिए खोल रहे हैं। तो बाजार जो विश्व बाजार के बिजनेसमैन हैं या फिर कंपनी के मालिक हैं, वे आपके देश में आएंगे क्या करने, अपनी उत्पादन इकाई लगाने। जैसा कि आप बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में जानते हैं। तो जब आपके देश में, आपके क्षेत्र में कंपनियां अपना उत्पादन इकाई स्थापित करेंगी तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, वह निवेश कर रही है, पैसा लगा रही हैं आपके क्षेत्र में, उसे कहते हैं निवेश। तो विदेशी निवेश में क्या होता है, बढ़ावा होता है, या विदेशी निवेश में वृद्धि होती है। सकारात्मक प्रभाव यह है कि भारत में, आप देख सकते हैं भारत के लिए लिखना है तो लिखेंगे भारत में विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है, विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो एक कारण यह प्रभाव रहा, भारत में विदेशी निवेश तेजी से आया है। दूसरा,
अगर कोई कंपनी आपके क्षेत्र में उद्योग स्थापित कर रही है, अपनी इकाई स्थापित कर रही है, तो बताइए नए नए रोजगार अवसर सृजित होंगे, यानी विदेशी निवेश बढ़ेगा तो रोजगार के नए अवसर का सृजन होगा। तो आप कह सकते हैं भारत में रोजगार के नए अवसरों का सृजन हुआ है, नए अवसरों का सृजन हुआ है। ठीक है, और देखिए नए अवसरों का क्या हुआ है, सृजन हुआ है। भारतीय बाजारों को विश्व बाजार के रूप में आपको एक बाजार मिल गया, यानी आप भारत के लोग जो हैं वह अपना सामान बाहर भी बेच सकते हैं। ठीक है, तो एक यह हो जाएगा। एक कारण और है, तो आप उसे समझिए, जो भारतीय कंपनियां हैं, भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी बनने का अवसर मिला है, बहुराष्ट्रीय कंपनी बनने का अवसर मिला है। जैसे बताइए, तो जैसे टाटा मोटर्स आज एक कैसी कंपनी हो गई है, यह बहुराष्ट्रीय कंपनी हो चुकी है। जैसे टाटा मोटर्स, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, इन्फोसिस हो गया। और कोई आपको मिल जाएगा, इन्फोसिस के बाद आपको एशियन पेंट मिल जाएगा, भारत का है एशियन पेंट्स। ठीक है, एशियन पेंट नहीं है, पेंट्स है। ठीक, तो आदि कर लीजिए। तो इन सभी का जो यह सभी कंपनियां हैं भारत की, आज कैसी कंपनियां बन चुकी हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां बन चुकी हैं। ठीक है, तो एक आध कारण और लिख लीजिए। तो नवीन प्रौद्योगिकी का भारत में आगमन हुआ है, नवीन प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी जो है, नई नई टेक्नोलॉजी जो है वह विश्व के दूसरे देशों में खोज हो रही, जिनकी वह भारत में आ रही है तेजी से। नवीन प्रौद्योगिकी का आगमन हुआ है। ठीक है, तो भारत में नवीन प्रौद्योगिकी का क्या हुआ है, आगमन हुआ है। तो सकारात्मक प्रभाव एक बार फिर से देख लीजिए कौन कौन से पड़े हुए हैं। भारत में विदेशी निवेश में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और भारत में रोजगार के नए अवसरों का सृजन हुआ है। इसके बाद भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी बनने का अवसर मिला है, जैसे टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स आदि। इसके बाद नवीन प्रौद्योगिकी का आगमन हुआ है, नवीन प्रौद्योगिकी का आगमन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सकारात्मक प्रभाव की बात हो चुकी है, नकारात्मक प्रभाव की हम यही बात कर लेते हैं। देखिए नकारात्मक प्रभाव। अब देखिए, जब से ना बाहर के सामान हमारे देश में आ रहे हैं, जो खिलौना जैसे चाइना से आ जा रहा है, तो हमारे भारतीय जो खिलौना बना रहे हैं, चाइना वाले अपना खिलौना सस्ता बेच रहे हैं। अब वहां का जब खिलौना सस्ता मिलेगा तो भारतीय बाजारों में कौन खिलौना खरीदेगा, भारतीय उत्पादकों का। ठीक है, तो हम सस्ते की तरफ जाएंगे, तो सस्ते में हमारा काम चल जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो भारत के कुटीर उद्योग हैं और क्या है, छोटे उद्योग, भारत के छोटे एवं कुटीर उद्योगों का पतन हो गया, जैसा कि अंग्रेजों के काल में हुआ था। अंग्रेज आए थे तो ये लोग क्या, कच्चा माल भारत से ले जाते थे और सामान बनाकर लाते थे। इसलिए भारत के जो उत्पादक थे वह धीरे धीरे जो भारत के जो सामान उत्पादन करते थे, यानी कि प्रोडक्ट बनाते थे, उनका धीरे धीरे क्या हो गया, पतन हो गया। जो छोटे और मझोले उद्योग थे वे सभी क्या हो गए, खत्म हो गए। उद्योगों का कुटीर वा, यहां पे लिख लेंगे कुटीर वा, एक मिनट, छोटे ठीक तो है, ठीक है, यहां कुटीर ठीक लिखा है। भारत के छोटे एवं कुटीर उद्योगों का पतन हो गया। ठीक है, अब बताइए जो ये छोटे और कुटीर उद्योग कौन स्थापित करेंगे, जो छोटे लोग होंगे, यानी कि जिनकी आय स्तर निम्न होगी, यानी कि जो गरीब होंगे, इनके पास कैसा होता है, छोटा एवं कुटीर उद्योग होता है, इनका पतन हो गया। तो यहाँ पर गरीब और अमीर के बीच की खाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ खाई बीच में कोई खाई नहीं है। खाई का मतलब होता है किन्हीं दो के बीच का जो गैप है उसे हम खाई बोलते हैं। ठीक है, तो अमीर और गरीब के बीच का गैप बढ़ता है, बढ़ता क्या है, बढ़ गया है। तो अमीर गरीब के बीच की
खाई में वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है। और एक चीज देखिए, अमीर और गरीब के बीच की खाई में वृद्धि हुई है। अब यह वैश्वीकरण जो है वह केवल शहरों तक सीमित रहा और गांव तक नहीं पहुंच सका है। ठीक है, तो लिखेंगे प्रायः वैश्वीकरण का प्रभाव, वैश्वीकरण का प्रभाव शहरों तक ही सीमित है, शहरों तक ही सीमित है। और आगे जोड़ सकते हैं ग्रामीण इलाकों तक यह नहीं पहुंचा है। और भी कई कारण हैं, लिख सकते हैं जैसे मशीनीकरण। अब देखिए वैश्वीकरण हुआ है तो मशीनों का तेजी से भारत में आगमन हुआ है और हम देखते हैं जो हमारे खेतों में या फिर फैक्ट्रियों में काम हो रहे थे या इंसानों द्वारा, व्यक्तियों द्वारा, वह आज किसके द्वारा हो रहे हैं? मशीनों द्वारा उत्पादन हो रहा है। इससे रोजगार क्या हो गया? घट गया है। ठीक है, एक तरफ हम कहते हैं रोजगार बढ़ा भी है तो एक तरफ कहेंगे रोजगार घटा भी है। ठीक है, पॉजिटिव इंपैक्ट और नेगेटिव जो इंपैक्ट है यह रहे आपके। तो यहां से आप देख लीजिए भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभाव सकारात्मक हो गया। फिर नकारात्मक, नकारात्मक में क्या है? भारत के छोटे व कुटीर उद्योगों का क्या हो गया? पतन हो गया। और यहाँ गरीब और अमीर के बीच की खाई में क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। प्रायः वैश्वीकरण का प्रभाव शहरों तक ही सीमित है। ठीक है, सबसे पहले इसको उतार लीजिए, इसे आपने नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पे एक चीज और जोड़ लीजिएगा, इसका जो भारतीय संस्कृति पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। ठीक है, भारतीय संस्कृति पर नकारात्मक प्रभाव। ठीक है, नकारात्मक प्रभाव। आज लोग अपनी भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। ठीक है, और वेस्टर्न कल्चर यानी पश्चिमी वेशभूषा को अपनाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। और इसके बाद आइए बात करते हैं कैसे वैश्वीकरण को हम न्याय संगत बनाएं, कैसे हम सभी को वैश्वीकरण का लाभ पहुंचाएं, उसके लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। आपने देखा है कि जो अमीर और गरीब के बीच की खाई इससे बढ़ रही है क्योंकि ग्रामीण इलाकों तक इसका प्रभाव नहीं पहुंचा है और यह कुछ ही लोगों तक सीमित है। अमीर लोगों तक या फिर कहें जो शिक्षित हैं वही इसको जान पाते हैं और जो कुशल हैं वही जान पाते हैं, जो संपन्न हैं वही जान पाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं किसकी? वैश्वीकरण को न्याय संगत बनाने के कदम। वैश्वीकरण को, अगली हेडिंग है आपकी वैश्वीकरण को न्याय संगत बनाने के लिए कदम या उपाय लिख सकते हैं, न्याय संगत बनाने के लिए उपाय। अब यहां पे हम देखेंगे जहां एक तरफ शिक्षित कुशल व संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से उत्पन्न अवसरों से लाभ उठाया है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इसका कोई फायदा तो नहीं हुआ बल्कि उन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है। ठीक है, देखिए जहां एक तरफ शिक्षित कुशल संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से उत्पन्न अवसरों से लाभ उठाया है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इसका कोई फायदा तो नहीं हुआ बल्कि इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है।
ठीक है, जैसे छोटे जो उद्योग थे, जो कुटीर उद्योग थे, उनका सफाया हो गया, पतन हो गया, तो उसके कारण क्या होगा, उन लोगों का नुकसान हुआ ना जो चला रहे थे। तो हम देखेंगे इसको न्याय संगत बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। इसे न्याय संगत बनाने के लिए, इसे न्याय संगत बनाने के लिए सरकार को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए, डैश लगा के नीचे क्या लिखेंगे, पहले तो जो भारत में श्रमिक कानून है उनका अच्छे से क्रियान्वयन होना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भारत में श्रमिक हैं उनको उनका अधिकार मिले। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले श्रमिक कानूनों का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन हो, और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रमिकों को उनका अधिकार मिले। तो यहां पे देखिए पहला क्या हो जाएगा उठाए जाने वाले कदमों में, तो श्रमिक कानूनों का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन हो और सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रमिकों को उनका अधिकार मिले। ठीक है, एक कारण और लिख लीजिएगा जिसमें आपको आ जाएगा, सरकार को, जो आप देखे हैं सरकार अवरोधक लगाती है, अवरोधक से जो बाहरी कंपनियां हैं अपना उत्पाद लेके आ नहीं पाती हैं। ठीक है, और भारतीय उत्पादकों का क्या होता है, महत्व बढ़ जाता है। तो हमें क्या कहना चाहिए कि जो है सरकार को एक निश्चित सीमा तक जो है व्यापार अवरोधकों का क्या करना चाहिए, सहारा लेना चाहिए ताकि हमारे उत्पादकों का संरक्षण हो सके, ठीक है, जो छोटे और मझोले टाइप के हैं उनका संरक्षण हो सके। तो यह आपका पूरा देखिए हेडिंग हो गई, वैश्वीकरण को न्यायसंगत बनाने के लिए कदम क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले कारण बताएंगे, जहां एक तरफ शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से उत्पन्न अवसरों से लाभ उठाया है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इसका कोई फायदा नहीं हुआ है बल्कि इससे नुकसान ही हुआ है। इसे न्यायसंगत बनाने के लिए क्या करने चाहिए, तो श्रमिक कानूनों को बेहतर ढंग से लागू करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रमिकों को उनका अधिकार मिले। इसके बाद सरकार को एक निश्चित सीमा तक व्यापार अवरोधकों का प्रयोग करना चाहिए या सहारा लेना चाहिए, व्यापार अवरोधकों का सहारा लेना चाहिए, यहाँ सहारा लिखा है, ठीक है, सहारा लेना चाहिए ताकि हमारे उत्पादकों का संरक्षण हो सके, यानी जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के उत्पादक हैं जिनका सामान महंगा पड़ जाता है तो उनका संरक्षण हो सके। ठीक है, इस तरह से इसे उतार लीजिएगा। यह चैप्टर पूरी तरह से आपका 4th लेसन यानी कि वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था समाप्त हुआ। ठीक है, फिर इसमें हम लोग पूरा कवर कर लिए और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।